आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं निफा वायरस के मुख्य तथ्यों के बारे में। निफा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, अर्थात यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। मनुष्यों में निपाह वायरस का संक्रमण कई प्रकार की नैदानिक प्रस्तुतियों का कारण बनता है, जिसमें स्पर्शोन्मुख संक्रमण, सबक्लिनिकल से लेकर तीव्र श्वसन, रेस्पिरेटरी संक्रमण और घातक एन्सेफेलाइटिस शामिल हैं। निपाह वायरस का संक्रमण के मामले की मृत्यु दर 40% से 75% अनुमानित है। महामारी विज्ञान निगरानी और नैदानिक प्रबंधन के लिए स्थानीय क्षमताओं के आधार पर यह दर प्रकोप के अनुसार भिन्न हो सकती है। निपाह वायरस जानवरों जैसे चमगादड़ या सूअर या दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्यों में फैल सकता है और सीधे इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान होस्ट हैं। लोगों या जानवरों के लिए कोई इलाज या टीका हाल सितंबर 2023 तक उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों के लिए प्राथमिक उपचार ही सहायक देखभाल है। आइए अब हम जानते हैं कैसे फैलता है निपाह वायरस। निपाह वायरस फल चमगादड़ों के टेरोपोडिडे परिवार में रहता है। यह मनुष्यों में फैल सकता है। अक्सर फलों के चमगादड़ के मल से दूषित हुए खाने या पीने के सामग्री के माध्यम से यह मनुष्यों में फैल सकता है। उदाहरण के लिए चमगादड़ खजूर के पेड़ों पर कब्जा कर लेते हैं और खजूर से बने उत्पादों के सेवन से निपाह वायरस का संक्रमण हो सकता है। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों को भी आसानी से संक्रमित कर देता है, जैसे सूअर, घोड़े, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। 1978 में मलेशिया में किसानों में इसका प्रकोप सुअरों से शुरू हुआ था, जो पहले चमगादड़ों से संक्रमित हुए थे। यह बीमारी मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकती है और सिद्धांत यह है कि वायरस श्वसन स्राव, खकार और लार में फैल सकता है, जैसे कि खांसी से निष्कासित श्वसन स्राव और छींटे से। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश संक्रमण उन संक्रमित रोगियों से हुए हैं जिन्हें सांस लेने में समस्या थी। आइए अब हम जानते हैं निपाह वायरस के ऊष्मायन अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंसानों में निपाह वायरस का ऊष्मायन अवधि औसतन 5-14 दिन होते हैं, लेकिन कुछ चरम मामलों में 45 दिन तक हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के लिए अनजाने में दूसरों को संक्रमित करने के लिए बहुत अधिक समय हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं निपाह वायरस के संक्रमण के संकेत और लक्षण के बारे में। मानव संक्रमण स्पर्शोन्मुख अर्थात सबक्लिनिकल संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन अर्थात रेस्पिरेटरी संक्रमण हल्का से गंभीर तक और घातक एन्सेफेलाइटिस तक होता है। संक्रमित लोगों में शुरू में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण विकसित होते हैं। इसके बाद चक्कर आना, उनींदापन, परिवर्तित चेतना और न्यूरोलॉजिकल संकेत हो सकते हैं, जो तीव्र एन्सेफेलाइटिस का संकेत देते हैं। कुछ लोगों को तीव्र श्वसन संकट सहित असामान्य निमोनिया और गंभीर श्वसन समस्याओं अर्थात सांस लेने में तकलीफ का भी अनुभव हो सकता है। गंभीर मामलों में एन्सेफेलाइटिस और द्वारा भी पड़ते हैं, जो 24 से 48 घंटों के भीतर कोमा में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊष्मायन अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात संक्रमण से लक्षणों की शुरुआत तक का अंतराल 4 से 14 दिनों तक होती है। हालांकि कुछ मामलों में 45 दिनों तक की ऊष्मायन अवधि बताई गई है। तीव्र एन्सेफेलाइटिस से बचे हुए अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन तीव्र एन्सेफेलाइटिस होने के बाद जीवित बचे हुए लोगों में दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां पाई जाती है। लगभग 20% रोगियों में दौरे विकार और व्यक्तित्व परिवर्तन जैसे अवशिष्ट न्यूरोलॉजिकल परिणाम पाई जाती है। जीवित बचे 5 लोगों में से 1 को द्वारा विकार विकसित हो सकता है और व्यक्तित्व में बदलाव का अनुभव हो सकता है। यह वायरस तीव्र श्वसन संक्रमण और एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क की सूजन का कारण बन सकता है, जिससे कोमा या मृत्यु हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं निपाह वायरस के संक्रमण के उपचारों के बारे में। वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए विशिष्ट कोई दवा या टीका नहीं है। हालांकि WHO ने WHO अनुसंधान और विकास ब्लूप्रिंट के लिए निपाह को प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में पहचाना है।
गंभीर श्वसन और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं के इलाज के लिए गहन सहायक देखभाल की ही सिफारिश की जाती है। आइए अब हम जानते हैं निपाह वायरस से बचाव के बारे में। वर्तमान में निपाह वायरस के खिलाफ विशिष्ट कोई दवा या टीके की अनुपस्थिति में लोगों में संक्रमण को कम करने या रोकने का एकमात्र तरीका है वह है जोखिम कारकों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उन उपायों के बारे में शिक्षित करना जो वे निपाह वायरस के जोखिम को कम करने के लिए उठा सकते, जैसे कि चमगादड़ से मानव में संचरण अर्थात ट्रांसमिशन को रोकना, चमगादड़ से जानवर में संचरण अर्थात ट्रांसमिशन को रोकना, पशु से मानव में संचरण अर्थात ट्रांसमिशन को रोकना और मानव से मानव में संचरण अर्थात ट्रांसमिशन के जोखिम को कम करना चाहिए। चमगादड़ से सूअर और सूअरों से मानव में संक्रमण दिखे जाने के कारण इससे बचने के लिए निम्न विधि अपनाएं। पहला है चमगादड़ से मनुष्य में संचरण अर्थात ट्रांसमिशन के जोखिम को कम करना। संचरण को रोकने के प्रयासों में सबसे पहले खजूर के रस और अन्य ताजे खाद्य उत्पादों तक चमगादड़ों की पहुंच को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुरक्षात्मक आवरण जैसे बांस, सैप स्कर्ट के साथ चमगादड़ों को सैप संग्रह स्थलों से दूर रखना सहायक हो सकता है। ताज़ा एकत्र किए गए खजूर के रस को उबालना चाहिए और उपभोग से पहले फलों को अच्छी तरह से धोना और छीलना चाहिए। चमगादड़ के काटने के निशान वाले फलों को हटा देना चाहिए। दूसरा है पशु से मानव संचरण अर्थात ट्रांसमिशन के जोखिम को कम करना। बीमार जानवरों या उनके ऊतकों को संभालते समय और वध करने और मारने की प्रक्रिया के दौरान दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए। जहां तक संभव हो लोगों को संक्रमित सूअरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। स्थानिक क्षेत्रों में नए सूअर फार्म स्थापित करते समय क्षेत्र में फल वाले चमगादड़ों की उपस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए और सामान्य तौर पर जब संभव हो तो सूअर के चारे और सूअर शेड को चमगादड़ों से बचाया जाना चाहिए। तीसरा है मानव से मानव संचरण अर्थात ट्रांसमिशन के जोखिम को कम करना। निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के साथ असुरक्षित शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। बीमार लोगों की देखभाल करने या उनसे मिलने के बाद नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। सूअरों में यह वायरस अत्यधिक संक्रामक होने के कारण सूअरों में निपाह वायरस को नियंत्रित करना अति आवश्यक माना जाता है। सूअरों में निपाह वायरस को नियंत्रित ऐसे करें। 1999 में सूअर फार्मों में निपाह के प्रकोप के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर उचित डिटर्जेंट के साथ सूअर फार्मों की नियमित और पूरी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन संक्रमण को रोकने में प्रभावी हो सकता है। यदि प्रकोप का संदेह हो तो पशु परिसर को तुरंत अलग कर दिया जाना चाहिए। संक्रमित जानवरों को मारना, शवों को दफनाने या जलाने की प्रक्रिया कड़ी निगरानी के साथ होनी चाहिए। यह लोगों में संचरण के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक हो सकता है। संक्रमित खेतों से दूसरे क्षेत्रों में जानवरों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने से बीमारी के प्रसार को कम किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं निपाह वायरस के सर्कुलेटिंग एरिया के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया और सिंगापुर निपाह वायरस का सर्कुलेटिंग एरिया माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं निपाह वायरस के प्रकोप घरेलू पशुओं में। सूअरों और अन्य घरेलू जानवरों जैसे घोड़े, बकरी, भेड़, बिल्ली और कुत्तों में निपाह वायरस का प्रकोप पहली बार 1999 में प्रारंभिक मलेशियाई प्रकोप के दौरान रिपोर्ट किया गया था। सूअरों में यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है। सूअर ऊष्मायन अवधि के दौरान संक्रामक होते हैं जो 4 से 14 दिनों तक रहता है। अंत में अब हम जानते हैं निपाह वायरस के निदान अर्थात डायग्नोसिस के बारे में। निपाह वायरस संक्रमण के प्रारंभिक संकेत और लक्षण विशिष्ट नहीं होते हैं और अक्सर प्रस्तुति के समय निदान का संदेह नहीं होता है। यह सटीक निदान में बाधा उत्पन्न कर सकता है और प्रकोप का पता लगाने, प्रभावी और समय पर संक्रमण नियंत्रण उपायों और प्रकोप प्रतिक्रिया गतिविधियों में चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा गुणवत्ता, मात्रा, प्रकार, नैदानिक नमूना संग्रह का समय
और नमूनों को प्रयोगशाला में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक समय प्रयोगशाला परिणामों की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले मुख्य परीक्षण शारीरिक तरल पदार्थ से रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से के माध्यम से एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। धन्यवाद। सुरक्षित रहें। निपाह वायरस के इस प्रकोप को महामारी न बनने देने के लिए अधिक से अधिक लोगों में यह जानकारी शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।